हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं अभिषेक शुक्ला आप सभी का फिर से एक बार हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस बीएससी में स्वागत करता हूं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने भारत के संविधान के ऐतिहासिक विकास की शुरुआत की थी। तो कल की क्लास में भारत के संविधान का ऐतिहासिक विकास हम लोग पढ़ रहे थे। कल मैंने बताया था कि भारत के संविधान के ऐतिहासिक विकास को या ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया, ब्रिटिश रूल इन इंडिया, जो ब्रिटिश रूल इन इंडिया रहा उसको दो भागों में बांट सकते हैं। एक वो जो 1857 की क्रांति के पहले रहा, यानी कंपनी का शासन, एक कंपनी का शासन और एक ब्रिटिश रूल कह सकते हैं या कह सकते हैं क्राउन का शासन। एक तरफ क्राउन का शासन है, बीच में 1857 की क्रांति है। कंपनी के शासन के अंतर्गत जो भी रेगुलेट एक्ट पास हुए उस पर कल हम लोगों ने चर्चा की। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1784 का आपका पिट्स इंडिया एक्ट, 1791 का इसके बाद एक्ट आता है। 1786 के भी एक्ट पर चर्चा की थी जो कि संशोधन वाला एक्ट था। 1791, 1793, 1813, एक मिनट, 1793, 1813, 1833 और 1853। तो कल मैंने आपको बताया था कि ये कुछ वर्ष हैं जिसमें से ये हो गया आपका रेगुलेटिंग एक्ट, ये हो गया पिट्स इंडिया एक्ट, ये हो गया संशोधन वाला एक्ट। ये चार चार्टर थे, चार्टर अधिनियम। चार्टर के बारे में बताया गया था कि चार्टर का मतलब है ब्रिटिश कंपनी को ब्रिटिश सरकार के द्वारा दिया गया अधिकार पत्र, और यह अधिकार पत्र 20 वर्षों का हुआ करता था। 1793 से 1813 के बीच में 20 वर्ष हुए और यहाँ क्रमशः 20 वर्ष है। अंतिम चार्टर 1853 में आया। उसके बाद तो आपको पता ही 1857 की क्रांति हो गई। और इधर जो हम लोगों को पढ़ना है वो है 1857 के बाद जो होता है 1858 का एक्ट, 1861 का, 1892 का और 1909 का, 1919 का, 1935 का, 1947 का। ये सारे कानूनों को हम लोगों को पढ़ना है। तो कल की क्लास में, लास्ट क्लास में हम लोगों ने ये सारे को विस्तृत रूप से समझ लिया था। तो कल बीच में ही क्लास ब्रेक हो गई थी। आज की क्लास में हम लोग सारे चार्टर पढ़ेंगे, चार्टर्ड अधिनियम। तो आज की क्लास में डिस्क्राइब करते हैं चार्टर अधिनियम क्या है। ठीक है, आशा करता हूँ आप सभी को सारी क्लासेस पूरी तरीके से समझ में आ रही होंगी। और अगर कोई भी कहीं पर डाउट है तो आप बिल्कुल बेफिक्र होकर के पूछ सकते हैं। और अगर आपको कोई अतिरिक्त जानकारी है तो आप साझा भी कर सकते हैं। ये एक ऐसा माध्यम है जिससे हम सब अपने अपने ज्ञान को एक जगह पर, एक पटल पर साझा कर सकते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे चार्टर अधिनियम। चार्टर अधिनियम, तो मैंने बताया था कि चार्टर कुल 4 आए। एक है 1793 का चार्टर, एक है 1813 का चार्टर, एक है 1833 का चार्टर और एक है 1853 का चार्टर। तो ये 4 चार्टर आए हैं जिसके विषयों को हमको पढ़ना है। इनमें क्या हुआ, तो सबसे पहले हम लोग डिस्क्राइब करते हैं 1793 की चार्टर। 1793 का चार्टर अधिनियम। इस अधिनियम की मुख्य विशेषता क्या थी? तो 1793 के चार्टर का मुख्य उद्देश्य, ये बहुत कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, लेस इंपॉर्टेंट चार्टर है। इसमें मात्र क्या हुआ
कि अभी तक कंपनी के कर्मचारियों को सैलरी ब्रिटिश सरकार या ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा दी जा रही थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से आती थी, जो अंग्रेजी अधिकारी हैं। अब अंग्रेजी अधिकारियों को, कंपनी के लिए काम करने वाले अधिकारियों को सैलरी भारत राजस्व से दिया जाएगा। तो राजकोष, राजकोष कौन सा? भारतीय राजकोष से कंपनी के कर्मचारियों को वेतन का प्रावधान रखा गया। तो यह मुख्य विषय है और यही एक विषय है जो एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है कि राजकोष से, भारत के राजकोष से कंपनी के कर्मचारियों को किस वर्ष से वेतन देने की शुरुआत की गई। तो 1793 के चार्टर अधिनियम के द्वारा। ये पहला चार्टर है, ये पहला अधिकार पत्र है, ठीक है ना। तो 1793 मात्र यही इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। आगे वाला जो चार्टर है वो बहुत महत्वपूर्ण है, 1813 का चार्टर अधिनियम, 1813 का चार्टर, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस चार्टर अधिनियम में कहीं ना कहीं कंपनी के अधिकारों को संकुचित किया गया है। तो सबसे पहला पॉइंट तो आप यही लिख सकते हैं, क्या किया गया? कंपनी के कर्मचारियों का अधिकार सीमित कर दिया गया। अगर कंपनी के कर्मचारियों का अधिकार सीमित किया जाएगा तो किसका नियंत्रण ज्यादा होगा? तो जाहिर सी बात है कि सम्राट का या क्राउन का नियंत्रण ज्यादा होगा। ये कहें कि जो विकेंद्रीकरण की नीति है उसको कमजोर किया गया और केंद्रीकरण की नीति को ज्यादा बल दिया गया, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट लिख सकते हैं कि सम्राट की शक्ति में वृद्धि की गई, सम्राट की शक्ति में वृद्धि हुई, ठीक है ना। तो यहां से आप देख रहे हैं कि ब्रिटेन क्राउन अपनी शक्ति के अंतर्गत कंपनी को लाना चाहता है। तो ये क्राउन की पावर बढ़ाने वाला है, कंपनी की पावर कम करने वाला है। 1813 का चार्टर अधिनियम। सबसे पहला जो अधिकार कम किया गया, ईस्ट इंडिया कंपनी विदेशी व्यापार करने के लिए मुक्त हुआ करती थी, यानी केवल भारत में ही व्यापार करना उसकी सीमा नहीं थी। भारत में जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वह ईस्ट इंडिया कंपनी भारत के पड़ोसी या और भी देशों के साथ व्यापार किया करती थी। अब क्या किया गया? ईस्ट इंडिया कंपनी को विदेशी व्यापार समाप्त कर दिए गए। ईस्ट इंडिया कंपनी के विदेशी व्यापार के अधिकार को समाप्त कर दिया गया, तो विदेशी व्यापार के अधिकार को समाप्त कर दिया गया और किसी के साथ आप व्यापार नहीं कर सकते तो सिवाय चीन के। तो अभी चीन छूटा हुआ है। कौन छूटा है? चीन। तो चीन के साथ व्यापार की छूट, लेकिन चीन के साथ जो व्यापार की छूट दी गई है उसकी भी सीमा निर्धारित कर दी गई है। चीन के भी साथ सारे वस्तुओं पर व्यापार की अनुमति नहीं है। तो चीन के साथ भी कुछ वस्तुओं पर है, वो कुछ वस्तुएं कौन है? एक तो चाय और एक अफीम। चीन के साथ भी केवल चाय यानी टी व अफीम यानी ओपियम। तो चाय व अफीम के व्यापार की अनुमति नहीं, ठीक है ना। तो ये कुछ मुख्य पॉइंट है जो कि आप समझते जा रहे हैं 1813 का चार्टर में। सबसे पहला क्या आया? कंपनी के अधिकारियों को सीमित कर दिया गया, अधिकार को
सम्राट के अधिकार को बढ़ाया गया, विदेशी व्यापार समाप्त कर दिए गए, केवल चीन के साथ व्यापार रहा और चीन के साथ भी केवल चाय का और ओपियम का व्यापार सीमित रहा। और जो किए गए, और जो संशोधन किए गए, और जो बदलाव किए गए, ईसाई मिशनरियों का आगमन। 1813 का चार्टर बहुत ही महत्वपूर्ण है इसीलिए क्योंकि यहां पर बहुत कुछ बदल रहा है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे ऐसे उपबंध आ रहे हैं जो भारत के राजनीतिक, आर्थिक व सामाजिक परिवेश को बदलने वाले हैं। तो ईसाई मिशनरियों का आगमन का मतलब है उनको अपने धर्म के प्रचार प्रसार की अनुमति दे दी। तो ईसाई मिशनरियों को क्या किया गया? अपने धर्म के प्रचार प्रसार की अनुमति दे दी गई। अपने धर्म के प्रचार प्रसार की अनुमति, ठीक है ना? तो ये 1813 का चार्टर बड़ा महत्वपूर्ण होता जा रहा है। कुछ और चीजें 1813 के चार्टर में, शिक्षा, विज्ञान व संस्कृति, शिक्षा, विज्ञान व संस्कृति पर 1 लाख रुपए प्रति वर्ष कंपनी से कहा गया कि आप भारत में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, विज्ञान को बढ़ावा देने के लिए, साहित्य को बढ़ावा देने के लिए प्रति वर्ष 1 लाख रुपए खर्चेंगे। बढ़ावा देने के लिए 1 लाख रुपए की रकम खर्च करेंगे, ठीक है? तो यहां 1813 का चार्टर आप देख रहे हैं कि कितनी जगह से महत्वपूर्ण है। शिक्षा, विज्ञान, संस्कृति, धर्म, व्यापार, हर तरफ से तो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। एक और जो महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है 1813 के चार्टर में, वो ये है कि एक संरक्षक मंडल हुआ करता था। आपको बताया गया कि 1784 में जो पिट्स इंडिया एक्ट आया है, 1784 में जो पिट्स इंडिया एक्ट आया है, उसमें 2 निकायों की संस्तुति की गई थी। एक का नाम था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, दूसरे का नाम बोर्ड ऑफ, क्या थे 2? एक था बोर्ड ऑफ कंट्रोलर और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है? एक था निदेशक मंडल और एक था नियंत्रक मंडल। तो निदेशक मंडल हमने बताया था कि नियंत्रक मंडल के अंतर्गत कार्य करेगा। निदेशक मंडल क्या करता था? नियुक्तियां करता था। किसकी नियुक्तियां करता था? तो नियुक्तियां करता था आपके जो भारत का सैन्य प्रमुख होता था, सैन्य प्रमुख की, गवर्नर जनरल की नियुक्ति करता था। तो सैन्य प्रमुख की, गवर्नर जनरल की या किसी सचिव की जो नियुक्ति का शक्ति कंट्रोलर के पास थी, सॉरी डायरेक्टर के पास थी, उस शक्ति को थोड़ा संकुचित किया गया और कहा गया कि सैन्य प्रमुख, गवर्नर जनरल व सचिव की नियुक्ति का अधिकार सम्राट के पास जाने से पहले एक बार बोर्ड ऑफ कंट्रोलर से भी अनुमति लेनी पड़ेगी, ठीक है? तो यहां पे क्या किया गया? बोर्ड ऑफ कंट्रोलर से अनुमति, ठीक है? इन लोगों की नियुक्ति के पहले, सम्राट से अनुमति लेने से पहले भारत में बोर्ड ऑफ कंट्रोलर से अनुमति लेना अनिवार्य है, ठीक है? तो एक तरफ से देख रहे हैं कहीं ना कहीं शक्तियों का विकेंद्रीकरण का भी सिद्धांत थोड़ा सा दिखाई पड़ रहा है, कहीं ना कहीं केंद्रीकरण का भी दिखाई पड़ रहा है, ठीक है? तो अच्छा संगम है। हाँ, एक चीज और भी 1813 में प्रशिक्षण की भी बात आई है।
प्रशिक्षण की बात है। इनके प्रशिक्षण के, सिविल सेवकों के व सैन्य सेना के, कह सकते हो सेना के और सिविल सेवकों के प्रशिक्षण की बात की। तो ये कुल मिलाकर के 1813 का पूरा चार्टर आपके सामने है। मुख्य बिंदु जो इंपॉर्टेंट है वो सबसे पहला हमने रखा आपके सामने, कंपनी के अधिकारों को सीमित कर दिया गया। चीन के साथ केवल व्यापार करने मात्र का विदेशी व्यापार कंपनी के पास रह गया, और उसमें भी केवल 2 भाग चीजों का, और बाकी आपके सामने है ईसाई मिशनरी वाला। ठीक है, तो ये हो गया 1813 का चार्टर। उम्मीद है कि आपको पूरा समझ में आया होगा। 1813 के चार्टर के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं तो आता है 1833 का चार्टर। 1833 का चार्टर कई मामले में बहुत महत्वपूर्ण रहा है। 1833 का जो चार्टर है वो कई मामलों में बहुत महत्वपूर्ण है। 1833 का चार्टर अधिनियम, 1833 का चार्टर अधिनियम भारत में कई रूढ़वादी प्रथाएं चल रही थी। उन रूढ़वादी प्रथाओं को समाप्त करने का भी एक चार्टर रहा, जैसे कि आप लोग जानते हैं सती प्रथा, दास प्रथा और विधवा पुनर्विवाह, ठीक है ना, प्रथा। इस तरीके की जो प्रथाएं थी वो हमारे देश में चल रही थी, और आपको पता है कहीं ना कहीं इन प्रथाओं का यहाँ पर समापन भी किया गया है। शारदा एक्ट के द्वारा सती प्रथा को 1840 में समाप्त किया गया, दास प्रथा को 1838 में समाप्त किया गया। कहीं ना कहीं इसी चार्टर के बाद, 1833 चार्टर के बाद वो एक नींव बनी इन प्रथाओं को समाप्त करने की। वो कोई इतिहास का विषय है, हम वहाँ पर, ठीक है, अच्छे से। तो सबसे पहले यहाँ पर हुआ जो महत्वपूर्ण सबसे बड़ा पॉइंट है 1833 के चार्टर का, वो है अभी तक जो बंगाल का गवर्नर जनरल था, बंगाल के गवर्नर जनरल को 1833 के चार्टर के बाद भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। क्या हुआ? भारत का गवर्नर जनरल एक नया पद बना, या ये कह सकते हो गवर्नर जनरल जो पद बना वो कौन पद, इससे किस प्रेसिडेंसी से आया? तो बंगाल के गवर्नर जनरल हुआ करते, ठीक है ना। तो बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, और भारत के गवर्नर जनरल के अंतर्गत तीनों प्रेसिडेंसियां बंगाल, मद्रास और बॉम्बे तीनों नियंत्रण में आई। तो ये फिर से एक बार केंद्रीकरण का प्रयास यहाँ पर आप देख रहे हैं, ठीक है। और भारत का पहला ऐसा गवर्नर जनरल कौन बना? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक, भारत का ऐसा पहला गवर्नर जनरल, ये पहले पद सृजित किया गया भारत का गवर्नर जनरल, और ऐसा पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक जी बने, ठीक है। तो ये 1833 के चार्टर के बाद हुआ। 1833 के चार्टर में एक और विशेष बात थी, यहां से विधि आयोग का गठन किया गया। क्या किया गया? इसी में विधि आयोग की नियुक्ति की गई, विधि आयोग का गठन किया गया। कानून बनाने के लिए विधि आयोग का निर्माण किया गया, और ऐसा पहला विधि आयोग मैकाले की अध्यक्षता में, ठीक है, किसकी अध्यक्षता में? मैकाले की अध्यक्षता में। मैकाले की अध्यक्षता में विधि आयोग का गठन हुआ। कैसा विधि आयोग हुआ? तो मैकाले की अध्यक्षता में 4
सदस्यीय, 4 सदस्यीय विधि आयोग का गठन किया गया। ठीक है, मेघालय की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय विधि आयोग का गठन किया गया और यही मेघालय है जिसने अंग्रेजी भाषा को भारत में प्रस्तुतिकरण किया है। इतिहास में बड़ा यह रोचक विषय है कि वो अंग्रेजी भाषा को लाने वाला लॉर्ड मैकाले और संस्कृत करने वाला हमारे देश का ही एक व्यक्ति है, हमारे देश का पुनर्जागरण प्रणेता राजा राम मोहन राय जी है। ठीक है, तो अंग्रेजी का प्रचार प्रसार मैकाले के द्वारा बनाए गए विधि आयोग के द्वारा ही हुआ है और इसी विधि आयोग ने सिविल सर्विसेज के लिए नींव रखी है। तो सिविल सर्विसेज यानी कंपनी के लिए, उस समय तो कंपनी के लिए काम करता था, तो कंपनी के लिए काम करने वाले लोक सेवक चुनने का कार्य इसी मैकाले की विधि आयोग ने किया है। तो ये 1833 का चार्टर हुआ जिसमें मुख्य बातें ये सारी थी। ठीक है, थोड़ा सा और है। ठीक है, तो ये हुआ 1833 का चार्टर का मुख्य। इसके बाद 1833 के चार्टर के बाद आता है 1853 का चार्टर। 1853 का चार्टर 1853 का चार्टर क्या था? इसमें यहां पे मुख्य बिंदु था विधायी व कार्यपालिका शक्ति को अलग अलग कर दिया। इसके गवर्नर जनरल के विधायी व कार्यपालिका की शक्ति को अलग कर दिया है। ठीक है, विधायी कार्यों के लिए एक समिति का गठन कर दिया गया जिसका अध्यक्ष गवर्नर जनरल होगा और कार्यपालिका के लिए भी एक अलग समिति का गठन कर दिया गया जिसका भी अध्यक्ष गवर्नर जनरल होगा। लेकिन दोनों समितियां अलग अलग थी, दोनों समितियों के सदस्य भी अलग अलग थे। सदस्यों की बात करें तो आधे से ज्यादा सदस्य, आधे से ज्यादा सदस्यों की संख्या कितनी होगी? 6 से 12 सदस्यों की संख्या होगी और उसमें आधे से अधिक ही, आधे तो होंगे ही, आधे से ज्यादा। अगर मान लीजिए 8 चुनते हैं तो 4 कौन होंगे? 4 सदस्य होंगे गैर सरकारी सदस्य। तो ये एक प्रकार से नई प्रथा की शुरुआत हुई 1833 के कानूनों से। विधायी और कार्यपालिका की स्थिति को अलग किया गया और कहीं ना कहीं सरकारीकरण को थोड़ा सा कम बढ़ावा दिया गया। भले ही वो अपने सदस्य हों लेकिन कहीं ना कहीं सरकारी प्रक्रिया को थोड़ा सा कमजोर किया गया। ठीक है, तो 1853 के चार्टर में एक चीज और आई, आप लोग पढ़ते हैं 1854 का मैकाले आयोग। अभी आप लोगों ने पढ़ा था 1833 के द्वारा आया हुआ 1834 के मैकाले समिति और यहां पर क्या है? मैकाले आयोग। ये 15 सदस्यीय आयोग था। के चार्टर पर ही बना 1854 का मैकाले कमीशन था। इस कमीशन का मुख्य उद्देश्य था भारत में सिविल सेवा की परीक्षाओं को खुले तौर पे कराना और भारत में दूसरे प्रशासनिक शासनिक व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करना। ठीक है, तो इसी के बाद मैकाले आयोग के बाद क्या हुआ? सिविल सेवा की
खुली परीक्षा की शुरुआत। तो 1854 के मैकाले कमीशन के द्वारा ही सिविल सेवा की खुली प्रतियोगी परीक्षाएं होने लगी और बहुत सारे भारतीय, आप लोग जानते ही हैं, उन परीक्षाओं में सम्मिलित हुए और सिविल सेवक बने। ठीक है, तो 1854 का ये मैकाले कमीशन जो 1833 के चार्टर अधिनियम पर आधारित था। 1853 के चार्टर अधिनियम के बाद चार्टर कानूनों की समाप्ति हो गई। ठीक है, अब चार्टर कानूनों की समाप्ति हो गई और आपको पता है कि 1857 की एक महान क्रांति हुई, जिस क्रांति ने अंग्रेजों के शासन प्रशासन की जड़ें हिला दी। अंग्रेजों को लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि भारत में व्यापार करना तक बहुत मुश्किल पड़ जाए, यहाँ पर राज करना तो बहुत दूर की बात हो जाएगी, ऐसा ना हो कि व्यापार करना भी मुश्किल पड़ जाए। तो क्यों इतने अच्छे राष्ट्र को छोड़े, इसके लिए कुछ और अच्छे कानून ही बनाते, समर्थन को पाए। तो इसी के लिए देश के 1858 से जो दूसरे फेज के कानून हैं वो आएंगे। तो फिलहाल आज के लिए इस क्लास में इतना ही। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। नमस्कार। अपनी प्रतिक्रिया जरूर।